पिछले क्लास में, अब इधर ध्यान दो तुम लोग, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? कार्टिलेज। पोटैटो वाला लेज, ग्रीन वाला कि टमाटो वाला? कौन लेज खाओगे? ब्लू वाला। तो 3 टाइप का कार्टिलेज होता है, एक ब्लू वाला और एक फिर खाने वाला ना बात कर रहे हैं जी, ब्लू वाला। हाँ अच्छा चलो देखो, कार्टिलेज में था क्या क्या बताओ? पहले था कॉन्ड्रियोब्लास्ट। हाँ यहाँ नहीं पढ़ाए थे? हाँ कंपोजिशन का, चलो कंपोजिशन बताओ। हाँ हम देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, कार्टिलेज का जो कंपोजिशन होता है वो 3 चीज का होता है, क्या क्या? मैट्रिक्स और सेल। सेल कितने तरह का होता है? कौन कौन सा होता है? अब बताओ कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या होता है और कॉन्ड्रियोसाइट क्या होता है और कॉन्ड्रियोक्लास्ट क्या होता है? बताओ। हाँ 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 चलो ठीक है, अब समझ गए ना कि मतलब कि बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सेल से होगा। तो देखो सेम इसी चीज़ को किस में पढ़ाएंगे? बोन में पढ़ाएंगे। तो बोन में भी सेल 3 तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा रहे थे कॉन्ड्रियो और वहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑस्टियो। क्या लगाएंगे? ऑस्टियो। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेम चीज़ रहेगा, ठीक है ना? तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है और ऑस्टियोसाइट्स जो है ये क्या करेंगे? फॉर्मेशन का काम करेंगे। इसमें भी ब्लास्ट सेल डिवाइड करेगा और जो साइड्स है वो क्या रहेगा? मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दोनों का काम क्या होगा? फॉर्मेशन में रहेगा। अब यहाँ पे भी कौन आता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट आएगा। तो इसका भी काम क्या है? ये भी फेगोसिटिक सेल है। कैसा है? फेगोसिटिक सेल है, यानी कि ये भी क्या करेगा? बोन को खाएगा या क्या कर रहा? तो लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग होगा। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा क्या? फीमेल में एक डिजीज होगा जो एडल्ट फेज में, मतलब कि बुढ़ापा की ओर जाने लगती है फीमेल, तब उसका होता है। तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं बाबू? ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसी फेगोसिटिक सेल के कारण होगा। किसके साथ? जो फेगोसिटिक सेल तुम्हारा कौन है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो अब उसको डिटेल्स में ले जाएंगे, लेकिन जब पढ़ाएंगे तब। अब देखो पहले हम लोग बोन पढ़ेंगे, फिर बोन के डायग्राम्स को पढ़ेंगे, तब फिर बोन का सारा चीज डिटेल्स पढ़ाते हैं। चलो हेडिंग डालो, बोन। ये देखो बाबू, वो क्या था? प्लेबल कि नॉन प्लेबल? अब ये क्या हो जाएगा? हार्ड। तो नॉन प्लेबल लिखो, हार्ड एंड हो गया। ये हुआ तुम्हारा पहला पॉइंट। लिखो जल्दी। आज लास्ट क्लास है तुम लोग का, इसका खत्म हो जाएगा। फाइबर मैट्रिक्स सेल क्या क्या होगा बाबू? तो फाइबर तीन चीज हुआ ना? कौन कौन हुआ? फाइबर, मैट्रिक्स और सेल। देखो फाइबर में कौन फाइबर आएगा? तो कोलेजन आएगा। कौन आएगा? अब देखो मैट्रिक्स में थोड़ा सा और इधर हम लिखते हैं ताकि हट जाए अच्छा से। रुक जाओ, सही है, मिटाना मत, हम केवल मिटा रहे हैं, जगह कम हो गया थोड़ा।
चलो देखो, ये कंपोजिशन हुआ तो फाइबर में कौन सा फाइबर होगा? कोलेजन। अब देखो मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लिखो पहला ऑर्गेनिक, म्यूको 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 पॉलीसेकेराइड। समझ गए बात को? अब देखो प्रोटीन्स में क्या पाया जाता है, चलो लिखो पहले इसको। देखो बोन जो है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहाँ रहेगा? मैट्रिक्स में रहेगा। अब देखो ऑर्गेनिक में क्या क्या है? फाइबर और क्या है? प्रोटीन्स और क्या है? हाँ देखो, अब प्रोटीन्स कौन सा रहता है, तो बोन में कौन सा प्रोटीन्स रहता है? पढ़े हो कहीं? कौन बोला? हाँ सही बोली, ऑसिन प्रोटीन्स। लिख लो कौन सा प्रोटीन है बाबू? ऑसिन प्रोटीन्स। चलो पहले उसको हेडिंग डालो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम। मतलब क्या बोला तुम लोग पहले ही बता दो। ये इनऑर्गेनिक कितना परसेंट रहेगा इसमें? 60 से 70%। बाकी रेस्ट कौन बचा? ऑर्गेनिक रहेगा। अब देखो इस इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ रहा? तो कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा, कितना परसेंट है? और ये कैल्शियम सल्फेट कितना परसेंट होगा? 80%। कभी भी मत बोलना कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड में। सबसे ज़्यादा कौन होता है? कैल्शियम सल्फेट। याद रखना, स्टार कर लो। और कितना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयंस। रेस्ट अमाउंट जो बचा 5% क्या होगा? अदर चीज़ जो पाया जाता है वो रहेगा। पहले इसको लिखो, फिर सेल को अलग से पढ़ाएंगे। लिख लो, अच्छे से लिख लो। फोटो दिखा रहा था सब, बॉडी वाला देख रहा था, मार गया। लिख रहा है जी, बहुत स्मार्ट लग रहा है आप। इसको लिख रहे हो गया? जल्दी लिखो, फास्ट करो। हाँ हाँ एंड है आज। थोड़ा सा मसल्स पढ़ाएंगे, थोड़ा सा नर्वस वाला पढ़ाएंगे, लेकिन उस हाँ आज 1 बजे तक क्लास चलेगा लग रहा है। आज ख़त्म कर देंगे इसको। चलो हो गया, समझाएं? देखो शुरू से समझा रहे हैं। बोन क्या है? हार्ड और नॉन प्लेबल। मतलब क्या? बोन लचीला है, पकड़ के से घुमा देंगे ना होगा तो कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेबल हो जाएगा। अब देखो कंपोजिशन की बात करें इसमें, तो क्या होगा कंपोजिशन में? तो पहला फाइबर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। तीसरा क्या होगा? सेल होगा।
तो फाइबर में कौन सा फाइबर? तो कोलेजन फाइबर। बताए थे ना कि कैविटीज को फिल करते जाएंगे फाइबर से तो क्या होगा? पूरा हार्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कोलेजन हो गया। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या आ रहा है बाबू? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कौन आ रहा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बहुत लोग का मिसकंसेप्शन रहता है ना कि बोन में जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है, बट कैसा है? ये गलत चीज़ है। कितना परसेंट है? ओनली 10%। सबसे ज़्यादा कौन है? कैल्शियम सल्फेट 80%। रिमेंबर, याद करना इस पॉइंट को, ठीक है। बाकी क्या बचा बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयन। तो कितना परसेंट हो गया? बाकी का 5% हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा? फाइबर खत्म हो गया और मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब किसको स्टार्ट करेंगे? सेल को। क्या होगा? ऑस्टियो, दूसरा, तीसरा, हो गया ना? चलो लिखो। देखो इसका काम क्या है? प्रेजेंट आउटर इनर पेरिफेरी। कहाँ रहेगा बाबू प्रेजेंट? आउटर और कहाँ? इनर पेरिफेरी। ठीक है, इसको लिखो। अब देखो दूसरा कहाँ रहेगा? प्रेजेंट ल्यूकेनी। ल्यूकेनी का मतलब समझाए थे ना? कैविटी। क्लियर हो गया? अब देखो इसका नाम क्या था? फैगोसिटी। क्या नाम है? इसे क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोल सकते हैं बताओ? क्या बोले थे? ब्रेक डाउन ऑफ बोन। क्या होगा? या फिर रिजॉर्प्शन ऑफ। समझ गए? कितना चीज बोल रहे हैं, देख रहे हो? फैगोसिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, ब्रेक डाउन ऑफ बोन और रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। चलो इतना लिखो जल्दी से, आप समझाएंगे। हाँ देखो ये दोनों क्या करेगा? फॉर ग्रोथ ऑफ बोन मैट्रिक्स। कह सकते हो, लेकिन अभी कार्टिलेज बोन पढ़ा रहे हो, उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो आएगा, ठीक है ना? रिवाइज किया है पीछे का सब? पूछे कुछ? अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, पहले समझाते। हो गया? अब तो तुम लोग को लगता है कि दोबारा कार्टिलेज और बोन पढ़ने की जरूरत नहीं होगा? दिमाग में बैठ गया? खाली डाटा याद कर लेना, वो जो लिखा है 80% 10% कौन कौन रहता है, ठीक है ना? बाकी कॉन्सेप्ट तो एक बार बनता है तो हो जाता है क्लियर। हाँ चलो लिखो, फटाफट लिखो, यहाँ समझाने वाला चीज़ है, आप समझाएंगे। हाँ हाँ और करो इसको, और सब एक ही चीज़ है। चलो स्टार्ट करें स्टार्ट। चलो देखो सेल्स का बात कर रहे हैं, किसका? सेल का। अब देखो पहला कौन आ रहा है? अब भी हम एक चीज़ पढ़ाए थे, क्या? कि बोन में कौन सा प्रोटीन्स रहता है बताओ? ओसिन प्रोटीन्स। डॉग इसका दीवाना होता है। इसी ओसिन प्रोटीन्स का क्या? एरोमा रहता है बोन में, समझे? जो कुत्ता जो भागता है वो किसके पीछे भागता है? सूखा हड्डी के तरफ। सूखा हड्डी की तरफ।
उस सूखा हड्डी को इसलिए वो खाना पसंद करता है क्योंकि वहाँ पे ओसिन प्रोटीन्स रहता है, और वो ओसिन प्रोटीन्स क्या है, अच्छा महकता है, एरोमा होता है, क्या होता है, उस हड्डी का एरोमा होता है। इसी कारण से कुत्ता ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होता है। तो किसके कारण हो रहा है कुत्ता हड्डी पे अट्रैक्ट? वही ओसिन प्रोटीन्स के कारण हो रहा है। किसके कारण? ओसिन प्रोटीन्स के कारण। तो ओसिन प्रोटीन्स हो गया। अब देखो बताएंगे कि ओसिन प्रोटीन होता कहाँ पे है, ठीक है, इसके बाद बोन वाला स्ट्रक्चर आएगा। अब बात को समझते हैं क्या, ऑस्टियोब्लास्ट, इसका मतलब समझ गया। देखो बात हो रहा था कार्टिलेज का, कार्टिलेज का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो क्या हो रहा था, आउटर से इनर की तरफ, मतलब यूनिडायरेक्शनल हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। बट इसका जो होगा कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब इनर से आउटर और आउटर से इनर की तरफ होगा। यानी कि देख लो, मान लो बाबू ये क्या है, बोन है, ठीक है, बोन है, एक बार क्या कर रहे हैं, आउटर से इनर की तरफ घुस रहे हैं और दोबारा क्या, इनर से आउटर की तरफ। यानी बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होगा। बट अगर बात करेंगे किसका, कार्टिलेज का, तो वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। इस कॉन्सेप्ट को होगा। तो देखो इसलिए बोन को क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। अब बात समझो, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, बता दो यहाँ पे, बोलो तुम लोग, बोलो तुम आयुष जल्दी से, ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में बताओ। अच्छा देखो यहाँ पे दो चीज लिखा है, हम इसका मतलब समझाओ। देखो आउटर और इनर, तो देखो ये बोन हो गया, बोन का एक आउटर सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, आउटर, जिसको पेरीफेरी बोलेंगे। अब इस बोन के अंदर क्या है, कैविटीज है, और इस कैविटीज के अंदर क्या भरा, बोन मेरो भरा हुआ है, तो क्या हो गया, बोन मेरो। तो इनर वाला को क्या बोलेंगे, बोन मेरो, और आउटर वाला को क्या बोलेंगे, बोन का पेरीफेरी। तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, आउटर पेरीफेरी हो जाएगा, और इनर क्या होगा, बोन मेरो। क्या होगा बाबू, बोन मेरो। तो देखो अब इसका डायरेक्शनल हो गया ना, दो ठो, एक आउटर से इनर की तरफ और इनर से आउटर की तरफ। हाँ आउटर हड्डी के बाहर, आउटर, और क्या हड्डी के अंदर जो बोन मेरो उसको बोलेंगे। चलो हम यहाँ पे एक चीज लिखा रहे हैं, देखना ध्यान से समझना। ये जो हम बात कर रहे थे, बोन का जो है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है ना, यानी एक बार आउटर से इनर और एक बार इनर से आउटर। क्या बोन तुमको दिख रहा, एक सरफेस दिखेगा, और उसके अंदर भी तो एक चीज रहेगा जहां बोन मेरो भरा हुआ रहता है। नॉनवेज खाता है ना, चिकन का हड्डी खाए हो ना, तो चिकन का हड्डी ऊपर से सरफेस दिखाई देता है, और उसको जैसे ब्रेक कर दे तो अंदर से रेड रेड दिखता है। हाँ, तो बोन मेरो, तो बोन मेरो कहाँ, बाहर में लगा रहता है, अंदर रहता है। तो क्या हुआ, एक बार वो आउटर से इनर, मतलब सरफेस से अंदर की तरफ जा रहा, और एक बार सरफेस से बाहर की तरफ, मतलब दोनों साइड से बोन का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो, दोनों तरफ से ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब समझते हो, अंदर से बाहर की तरफ भी ग्रोथ होगा और बाहर से अंदर की तरफ भी ग्रोथ होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। लेकिन कार्टिलेज में क्या होता है, केवल आउटर से इनर की तरफ होता है, इसलिए इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। तो देखो इसको नोट करके लिख लो, क्या बोन कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल क्या, बोन का ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, बोन का ग्रोथ के बारे में। अब देखो कार्टिलेज का ग्रोथ कैसा है, तो कार्टिलेज ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब किधर, आउटर से इनर की तरफ। याद रखना ये सब कॉन्सेप्ट है। डायग्राम बनाए होंगे, कार्टिलेज का डायग्राम बनाए होंगे, देखना उसमें आउटर से इनर की तरफ घुस रहा है तब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इसका डायरेक्शन हो गया। लिख लो नोट करके वो दोनों पॉइंट। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये ऑस्टियोब्लास्ट समझ गए, ये साइड समझ गए, और ये क्लेट्स को नहीं समझे। क्लेट्स का कॉन्सेप्ट देखो, अगर नोट भी करना होगा तो अपने भाषा में नोट कर लेना। बात को समझो, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है,
इस ऑस्टियोक्लेस्ट सेल का काम क्या है, फेगोसेटिक नेचर का है, यानी क्या करेगा, बोन को इफेक्ट पहुंचाएगा ना। तो देखो अब तो बोन का फॉर्मेशन हो गया, पहले तो कार्टिलेज को खा रहा था तो बोन बना रहा था, लेकिन अब बोन खत्म होगा तो क्या करेगा बताओ, अब बोन को कौन बनाएगा, नहीं बना पाएगा। तो केस सुनो, कंडीशन क्या है, फीमेल जो होती है क्या होता है कि फीमेल में एस्ट्रोजन नाम हार्मोन्स रहता है, ठीक है। वो हार्मोन्स क्या करता है, जब तक उसका फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते रहता है तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या रहता है, लेवल सही रहता है। तो जब वो एस्ट्रोजन का लेवल सही रहेगा तो क्या करेगा, इस ऑस्टियोक्लेस्ट सेल को क्या करेगा, सप्रेस करके रखेगा, मतलब इसको काम करने नहीं देगा। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो निकल रहा है फीमेल से, वो ऑस्टियोक्लेस्ट सेल को क्या कर रहा, सप्रेस मतलब दबा के रख रहा, ज़्यादा एक्टिव नहीं होने दे रहा। लेकिन 50 साल के बाद क्या हुआ, उस फीमेल का मेनोपॉज हो गया, मतलब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब क्या रुक चुका है, स्टॉप हो गया है। तो अब क्या होगा, इस एस्ट्रोजन का क्या होगा, लेवल डाउन होगा। अब डाउन होने से क्या होगा, ये सप्रेस था, अब ये इंक्रीज कर जाएगा। जब ये ऑस्टियोक्लेस्ट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या करेगा, उसके बोन को क्या करेगा, घटाना उसके डेंसिटी को घटाना चालू कर देगा, जिससे क्या हो सकता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हुआ बाबू, तो एस्ट्रोजन का क्या हुआ, लेवल डाउन हुआ। लेवल डाउन हुआ तो क्या हुआ, क्लेस्ट सेल क्या कर रहा, इंक्रीज करने लगा। इंक्रीज करने लगा तो बॉन को डेंसिटी को घटाने लगा, जिससे कौन सा बीमारी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। तो लिख सकते हो, एस्ट्रोजन का लेवल जब इंक्रीज करेगा तो इस ऑस्टियोक्लेस्ट सेल को क्या करेगा, सप्रेस करके रखेगा। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल घटते जाएगा, अब इसका सप्रेशन को नहीं सप्रेस कर पाएगा, इसको बढ़ाना चालू कर देगा। जैसे ही ऑस्टियोक्लेस्ट बढ़ेगा, बॉन पे अटैक करेगा और क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस करा देगा। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन कमजोर होने लगता है। समझ गए बात को। तो ये पूरा ऑस्टियोक्लेस्ट का कॉन्सेप्ट था, पूरा अंदर तक का कॉन्सेप्ट यही था। तो एस्ट्रोजन हुआ, क्या हुआ, ये एस्ट्रोजन से हार्मोन्स हो रहा, लिख लो। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन देखो नहीं, एस्ट्रोजन देखो हाँ, फीमेल में ज़्यादातर होता है, क्योंकि क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्योंकि 50 ईयर्स के बाद हो रहा। तो क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तो सब हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक पूरा क्लास चलेगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल वन ऑफ द टफ टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम। उसमें इतना तरह का साइकिल है कि तुमको समझना मुश्किल हो जाएगा, कब हार्मोन्स इंक्रीज कर रहा, कब डिक्रीज कर रहा, बहुत पूरा साइकिल चलेगा उसका, समझे। तो सबसे टफ टॉपिक है पूरा रिप्रोडक्शन का, इजी नहीं है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो वहाँ पे बताएंगे एस्ट्रोजन क्या हो रहा था। तो अभी बस इतना दिमाग में रखना है कि एस्ट्रोजन का लेवल अगर फीमेल्स में रहेगा इंक्रीज, तो इसके सप्रेस करके रखेगा, किसको, ऑस्टियोक्लेस्ट सेल को। तो हम इसको लिखा देते थोड़ा नोट में करके, इसको मिटा दे। बताओ कोई अच्छा से हमको कोई एक्सप्लेन करके बताओ अभी क्या बताएं हम, देखे जरा तुम लोग समझा कि नहीं समझा। इसको ऑस्टियोक्लेस्ट सेल के बारे में क्या बताया, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, बताओ कोई। हाँ बताओ। मतलब सर फीमेल में जब मेनोपॉज हो जाता है, हाँ, बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का मतलब लेवल कम होने लगता है। हाँ, ऑस्टियोक्लास्ट का जो मतलब लेवल रहता है बॉडी में इंक्रीज करने लगता है। अच्छा, इसके कारण सर ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है बोन पे इफेक्ट करने लगता है, जिससे बोन का डेंसिटी कम होता है, जिसके कारण वो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज को अकर करता है। चलो ये हुआ अच्छा से कॉन्सेप्ट, समझ गए ना सब अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो नोट करो बाबू, लिखो थोड़ा सा, एगो चीज़ लिखा रहा है, नोट। देखो ये देखो क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रहेगा तो क्या करेगा, सप्रेस करके रखेगा, किसको, सप्रेस ऑस्टियो, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब क्या करेगा, इसका सप्रेशन को तो वो कर देगा, नहीं कर पाएगा। अब तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लेस्ट इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा बाबू, ऑस्टियो, ठीक है। ये कब डिक्रीज करता है, तो मेनोपॉज के समय, कब, बॉन का डेंसिटी कम होना, बॉन धीरे धीरे कमजोर होना, ठीक है। तो मेनोपॉज के समय क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करता है। ये ऑस्टियोक्लेस्ट हाइपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, हाइपर लिख सकते हो। तो मोटा मोटा नोट समझ गए ना ये।
आ रहा Yes. है। हो गया। देखो जो जो नोट पॉइंट कराते हैं ना उसको ध्यान से करना, वो कॉन्सेप्ट रहता है। क्या रहता है? कॉन्सेप्ट रहता है वो सब। मिटा दे। मिटा रहा है, ठीक है। ब्लू मार्कर है क्या? चलो बनाओ जल्दी जल्दी। बोन का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर।
चलो इसको बनाओ जल्दी से फटाफट। देखो बन रहा ना। अच्छा से लिखना सबका नाम। ममेलियन है, प्रेजेंट इन ममेलियन, कहाँ पर आएगा? ममेलियन बोन। हैवर्सियन कैनाल में देखो क्या कह रहा था, आर्टरी, वेन, नर्व, आर्टरी, वेन, नर्व, अच्छे से लिखना, ठीक है ना, और लिम्फ वेसस। चलो
कोलेजन में कैल्शियम और फॉस्फेट के डिपोजिशन से लैमिला बनता है। देखो अब समझो बात को, ये देखो ये एक क्या है, हेबर्सियन केनाल है। केनाल मतलब क्या होता है, नहर। मतलब कि अब इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए कोई तो कोई मीडियम चाहिए ना। तो देखो एक यहाँ पे है क्या, हेबर्सियन केनाल, और एक यहाँ पे है। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए कौन आ रहा, तो ये ठीक है ना, कौन आ रहा, फिर से पढ़ो तुम ही लोग, ठीक है ना। तो दो हेबर्सियन केनाल को कौन जोड़ रहा, तभी ना जुड़ेगा तो फॉर्मेशन होगा। तो इसको जोड़ने के लिए कौन आ रहा, वॉल्फ्राइम केनाल। और देखो दोनों कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ममेलियन बोन। किसमें है अब देखो ये हेबर्सियन केनाल में ही क्या रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इस बोन को वो कौन देगा, ये हेबर्सियन केनाल ही देगा। और इससे क्या करेगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या क्या है, आर्टरी है, और इसके बाद क्या है, वेन है, नर्व है और लिम्फ वेसल्स है। तो कौन दे रहा है बोन को सारा न्यूट्रिएंट्स, तो ये हेबर्सियन केनाल, हेबर्सियन नहीं। अच्छा से पढ़ो फिर से, हाँ समझ गए बात को। अब देखो ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, इसका लैक्यूनी है। और क्या, लैक्यूनी, और ये कैविटी होगा, और उस कैविटी के अंदर क्या फील है बाबू, तो ऑस्टियोसाइट्स है। तो लैक्यूनी के अंदर कौन, ऑस्टियोसाइट। अब देखो ये क्या है, ये जो लैमिना है, क्या है, ऐसे करके जो घुमा हुआ है चारों तरफ, ये क्या है, लैमिला है। और ये लैमिला क्या होता है, तो कोलेजन फाइबर पे क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का जब डिपोजिशन हो जाता है तो उसे क्या होता है, लैमिला बनता है। क्या बनता है, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा पूरा बोन का स्ट्रक्चर हुआ। अब एक लॉन्ग बोन पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। मिटा दे इसको, ये इंटरनल था इसका स्ट्रक्चर, समझ में आया जी। हाँ अंदर में, जैसे कार्टिलेज नहीं पढ़ाए थे उसी तरह से फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा था ये बताए। अभी हड्डी स्टार्ट कहाँ हुआ है, ये हड्डी पढ़ा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा हड्डी पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा कहाँ है। स्टार्टर समझते हो, हाँ जाते हो रेस्टोरेंट में खाने के लिए स्टार्टर मंगाते हो, वही बोन का स्टार्टर है ये। अभी इसका आना बाकी है खाना, ठीक है ना, अभी मील बाकी है इसका। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, नहीं नहीं, हाँ वो बोन जो होता है सबसे लॉन्ग बोन कौन होता है, फीमर है ना, बताएंगे उसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, अभी बोन नहीं पढ़ाए हैं हम। चलो बनाओ जल्दी जल्दी। कैसे बनेगा, कैसे,
लिखो जल्दी जल्दी। चलो बना लो। चलो जल्दी बनाओ, समझाएंगे फिर। चलो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि हम किसी बॉडी का पार्ट्स है और वहाँ से क्या किए, लॉन्ग बोन को ले लिए और उसके डायग्राम को दिखा रहे हैं। तो देखो, कुत्ता जो होता है या डॉग जो होता है वो कभी भी इसको नहीं खाता है। किसको? इसको नहीं खाएगा। किसको खाएगा? या तो इसको खाएगा। क्यों खाएगा इसको? क्योंकि ये देखो कॉम्पैक्ट बोन है, मतलब पूरा तरीका से टाइट बोन है, अतः एकदम हार्ड रहेगा, कॉम्पैक्ट। लेकिन ऊपर वाला कैसा है? तो स्पॉन्जी बोन है। कैसा है? इसीलिए कुत्ता क्या खाना पसंद करता है? ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, तो स्पॉन्जी बोन। तो देखो स्पॉन्जी बोन में क्या, ये दोनों क्या है? एब्सेंट है, मतलब नहीं रहेगा। यानी कि हेवर्सियन कैनाल और वॉल्कमैन कैनाल दोनों एब्सेंट रहेगा। प्रेजेंट क्या रहेगा? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ ना जी। तो हीमोपोइसिस मतलब क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल का हीमोपोइसिस। तो कहाँ पे होगा? स्पॉन्जी में किसका फॉर्मेशन होगा?
यानी हीमोपोइसिस होगा। तो याद रखना स्पॉन्जी बोन में इतना सारा चीज़ होता है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, रेड बोन मैरो है। अब देखो ये कॉम्पैक्ट बोन है, मतलब दोनों तरफ से क्या किया, पूरा टाइट किया हुआ। उसके बीच में कौन सा बोन मैरो पाया जा रहा, तो येलो बोन मैरो पाया जा रहा। तो येलो बोन मैरो कहाँ पे, कॉम्पैक्ट में, और रेड बोन मैरो कहाँ, स्पॉन्जी में। तो ये इतना हार्ड रहता है कि इसको नहीं खा पाता है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट खाता है। और ऊपर वाला पार्ट क्यों खाता है, ऊपर वाला पार्ट में क्या रहता है, ओसिन्स प्रोटीन्स रहता है, जो उसको उसका एरोमा इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब देखो ये कॉम्पैक्ट बोन में क्या है, येलो बोन मैरो हो गया, और क्या हो गया, हेबर्सियन कैनाल और क्या रहेगा, दोनों प्रेजेंट रहेगा। डिफरेंट देख रहे हो ना, यही दोनों को डिफरेंस क्रिएट करना है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस, नीचे वाला पार्ट को भी एपीफाइसिस, और बीच वाला पार्ट को डायोफाइसिस, ठीक है। और ये क्या है, ये जो प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे करके, इसी को क्या बोलते हैं, बोन प्लेट ट्यूबरकुलेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन प्लेट ट्यूबरकुलेई। अंदर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेट दिख रहा है ना, प्लेट ऐसे करके घुमा हुआ जो है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलेई, बोन प्लेट ऑफ ट्यूबरकुलेई। तो ये किसका था स्ट्रक्चर, तो ये तुम्हारा लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर था। किसका था, लॉन्ग बोन का। मसल्स तुम लोग को पढ़ाएंगे कहाँ पे, मसल्स वाले चैप्टर में, और नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे कहाँ, नर्वस वाला सिस्टम में। तो अब तुम लोग का ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक है ना।